हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जी के ट्रिक पर। और आज का हमारा ये सेशन बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है। और ये सेशन एसएससी जीडी भर्ती 2024 के लिए बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। इस सेशन में हम जीके के क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही शानदार क्वेश्चन होंगे और एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन होंगे। तो सेशन के एंड तक बने रहना और सेशन को जरा सा भी स्किप नहीं करना। तो चलो सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, चरी चरी नामक पारंपरिक लोक नृत्य किस जनजाति की महिलाएं करती है। तो चरी चरी नृत्य किस जनजाति की महिलाएं करती है। तो ऑप्शन आपके सामने, कोल जनजाति की, गुर्जर जनजाति की, गोट जनजाति की या भारिया जनजाति की। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा। एक बार आंसर देंगे सभी, क्या आंसर हो जाएगा इसका। चरी नामक पारंपरिक लोक नृत्य किस जनजाति की महिलाएं करती है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुर्जर जाति की महिलाएं करती है। तो ये चरी नृत्य राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। किसका है। राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य। और ये राजस्थान के अजमेर और किशनगढ़ में अधिक प्रचलित है। अजमेर व किशनगढ़ में अधिक प्रचलित है ये लोक नृत्य। कौन सा। चरी लोक नृत्य किशनगढ़ में, अजमेर व किशनगढ़ में अधिक प्रचलित है। और इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन हुई है। प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन हुई है इसकी। इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना हुई है फल्गुबाई। कौन हुई है। फल्गुबाई। और इस लोक नृत्य के दौरान वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है, जिसमें नंगाड़ा सर्वप्रथम है। नंगाड़ा, ढोल, ढोलक। नंगाड़ा, ढोल, ढोलक और थाली। और ये लोक नृत्य त्योहारों के अवसर पर और लड़के के जन्म और शादियों के अवसर पर किया जाता है। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लड़के के जन्म पर और त्योहारों पर और शादियों के अवसर पर किया जाता है। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चरी नामक पारंपरिक लोक नृत्य किस जनजाति की महिलाएं करती है। तो गुर्जर जनजाति की महिलाएं करती है। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, दोल उत्सव मुख्यतः निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो ऑप्शन आपके सामने, महाराष्ट्र में, असम में, छत्तीसगढ़ में या बिहार में। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा। दोल उत्सव मुख्यतः किस राज्य में मनाया जाता है। तो एक होता है ढोल उत्सव। कौन सा। ढोल उत्सव ये पश्चिम बंगाल का उत्सव है। किसका है। पश्चिम बंगाल का उत्सव है। और ये ढोल उत्सव रंगों का त्योहार है। किसका रंग, किसका है। रंगों का, रंगों का त्योहार है ये। और किसको समर्पित है। राधा कृष्ण को समर्पित है। किनको। राधा कृष्ण को समर्पित है ये ढोल उत्सव, जो पंजाब पश्चिमी बंगाल में किया जाता है। कृष्ण को समर्पित है। और आपसे पूछा है दोल नृत्य, ये दोनों अलग अलग है, याद रखना। दोल और ढोल उत्सव दोनों अलग अलग है। तो दोल उत्सव मुख्यतः किस राज्य में किया जाता है। तो ये किया जाता है असम में। कहाँ पर। असम में किया जाता है। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये ढोल उत्सव पश्चिम बंगाल में किया जाता है। रंगों का त्योहार है। किसका त्योहार है। रंगों का। और राधा कृष्ण को समर्पित है। किनको समर्पित है। राधा कृष्ण को। और किस दिन किया जाता है। पूर्णिमा के दिन किया जाता है ढोल उत्सव।
पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा के दिन किया जाता है ना, तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी? तो इनमें से कौन सी पुस्तक है जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी? तो ऑप्शन आपके सामने, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, रिडल्स इन हिंदुइज्म, राणा डे गांधी और जिन्ना, वेटिंग फॉर ए वीजा, ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? इनमें से कौन सी पुस्तक है जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सभी का आंसर आना चाहिए। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ए आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। ए आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए बंच ऑफ ओल्ड ओल्ड लेटर्स, ये जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है जो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। तो इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अगला क्वेश्चन है श्रीलंका भारत से द्वारा अलग होता है। तो श्रीलंका भारत से किस संधि के द्वारा अलग होता है? ऑप्शन आपके सामने, करास्थल संधि, पनामा संधि, पाक संधि या जिब्राल्टर जल संधि। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? तो श्रीलंका भारत से पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाँ, इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आपके एसएससी जीडी में, तो इनको ध्यान से देखना है और सेशन के एंड तक बने रहना है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर बल दिया गया था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, उसमें किस क्षेत्र पर बल दिया गया था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसके, परिवहन पर, कृषि पर, उद्योग पर या व्यापार पर। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर बल दिया गया था? तो सभी आंसर करेंगे और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। सी आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। उद्योगों पर, किस पर? उद्योग पर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग के क्षेत्र पर बल दिया गया था। तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की ऋतु में उगाई जाती है? तो इनमें से कौन सी फसल है जो खरीफ ऋतु में उगाई जाती है? तो ऑप्शन आपके सामने, चना, कपास, गेहूं, सरसों। तो एक बार सभी आंसर देंगे, क्या आंसर हो जाएगा इसका? एक बार सभी करो आंसर कमेंट में। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके आओ सेशन को। एक बार सेशन को लाइक करो सभी और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके आओ सेशन को। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी आंसर सभी दे रहे हैं। बी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, कपास। ये खरीफ की फसल है। किसकी फसल है? खरीफ की फसल है ये, कपास, बाजरा, मोट, मूंग, गंवार, ये सभी खरीफ की फसल है। और चना, गेहूं और सरसों ये तीनों रबी की फसल है। किसकी फसल है? रबी में उगाई जाती है। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कपास एक खरीफ ऋतु में उगाई जाने वाली फसल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है? तो इनमें से कौन सा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है? तो ऑप्शन है आपके सामने, फोंगपुड़, सेंडल, देवमाली या कलसुबाई। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? एक बार सभी आंसर करेंगे, इसका क्या आंसर हो जाएगा? अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो इसका सैंडल पीक। सैंडल पीक ये अंडमान व निकोबार का सबसे ऊंचा शिखर है, जिसकी लंबाई कितनी है? इसकी लगभग लंबाई है, कितनी है लंबाई? 732 मीटर। कितनी है? 732 मीटर है लगभग लंबाई इसकी। और ये उत्तर अंडमान द्वीप पर स्थित है। किस पर स्थित है? उत्तर अंडमान द्वीप पर। उत्तर अंडमान द्वीप पर स्थित है ये, याद रखना।
अगला क्वेश्चन है, तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किसके पास किसी अपराधी के दंड को क्षमा करने, पर विलंबित करने या कम करने की शक्ति है? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। भारत में निम्नलिखित में से किसके पास किसी अपराधी को के दंड को क्षमा करने की और कम करने की शक्ति है? तो ऑप्शन आपके सामने उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के महान्यायवादी या राष्ट्रपति। तो किसके पास है ये शक्तियां? अपराधी के दंड को क्षमा कर सकता है और कम भी कर सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर। सभी का राइट आंसर आ रहा है भाई, सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, डी आंसर। राष्ट्रपति किसी अपराधी के दंड को क्षमा कर सकता है और कम भी कर सकता है। तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मगध महाजनपद नदियों से घिरा हुआ है। तो मगध महाजनपद किन किन नदियों से घिरा हुआ है? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने, गंगा और घाघरा नदी, गंगा और झेलम नदी, गंगा और यमुना नदी, गंगा और सोन नदी। तो मगध महाजनपद की नदियों से घिरा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी डी आंसर। सभी का बिल्कुल राइट आंसर आया है, गंगा और सोन नदी। मगध महाजनपद गंगा और सोन नदी से घिरा हुआ है। तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, 1925 के काकोरी कांड या काकोरी ट्रेन एक्शन में कौन सा स्वतंत्रता सेनानी शामिल था जिसके लिए ब्रिटिश सरकार ने उसे मौत की सजा दी? तो 1925 के काकोरी कांड या काकोरी ट्रेन एक्शन में कौन सा स्वतंत्रता सेनानी शामिल था जिसके लिए ब्रिटिश सरकार ने उसे मौत की सजा दी? तो ऑप्शन है आपके सामने, रामप्रसाद बिस्मिल, विनायक दामोदर सावरकर, महात्मा गांधी, लाला हरदयाल। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? ये काकोरी कांड है, ये 9 अगस्त कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को हुआ था। कहां पर हुआ था? ये लखनऊ के पास ये गांव है काकोरी, वहां पर हुआ था। लखनऊ के पास है काकोरी गांव। कौन सा? काकोरी गांव है लखनऊ के पास, वहां पर हुआ था। ये हुआ था ब्रिटिश सरकार के विरोध में। ब्रिटिश सरकार के खजाने को लूट लिया गया था क्रांतिकारियों द्वारा। तो इसी कारण ये कांड हुआ था, काकोरी कांड। तो यहाँ पर किस स्वतंत्रता सेनानी को ब्रिटिश सरकार ने मौत की सजा दी? तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। रामप्रसाद बिस्मिल को मौत की सजा दी थी। तो इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आंख का कौन सा हिस्सा किसी वस्तु की छवि के तंत्रिका संकेतों में रूपांतरित करने के लिए जिम्मेदार होता है? तो आंख का कौन सा हिस्सा है जो किसी वस्तु की छवि के तंत्रिका संकेतों में रूपांतरित करने के लिए जिम्मेदार होता है? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने इसके, आंख की पुतली, आंख की नस, रेटिना या नेत्र का चाप द्रव्य। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? एक बार सभी आंसर करेंगे कमेंट में, क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो आंख का रेटिना भाग है, ये किसी वस्तु के छवि तंत्रिका संकेतों को रूपांतरित करने के लिए जिम्मेदार होता है। कौन सा? रेटिना भाग, रेटिना हिस्सा। तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, हेड काउंट व्यक्तियों की संख्या अनुपात का उपयोग को मापने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन है गरीबी, साक्षरता दर, अंतर्राष्ट्रीय देशांतर, कृषि। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? हेड काउंट व्यक्तियों की संख्या अनुपात का उपयोग को मापने का
मापने के लिए किया जाता है? तो गरीब गरीब व्यक्तियों की संख्या मापने के लिए किया जाता है। तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है, राजगृह कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा, बाद में राजधानी को रूपांतरित स्थानांतरित कर दिया गया। तो राजगृह कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा, बाद में राजधानी रिक्त स्थान को में स्थानांतरित कर दिया गया। तो किसमें स्थानांतरित कर दिया गया था? तो ऑप्शन आपके सामने पाटलिपुत्र, उज्जैन, कोच्चीपुरम, तक्षशिला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया सभी ने। राजगृह कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा, बाद में राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया गया। किसमें कर दिया गया था? पाटलिपुत्र में। तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजगृह कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा, बाद में राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया। तो इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कौन सा लोक नृत्य तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है गपाल, बांड, लावणी या कुम्मी। तो इनमें से कौन सा लोक नृत्य तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, कुम्मी लोक नृत्य तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। तो इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है, एक लेखा वर्ष के दौरान घरेलू क्षेत्र के रिक्त स्थान उत्पादित अंतिम माल और सेवाओं का कुल मूल्य घरेलू आय कहलाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाहर, दूर, भीतर के अलावा अन्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक लेखा वर्ष के दौरान घरेलू क्षेत्र के भीतर, क्या हो जाएगा? यहाँ पर भीतर आ जाएगा, भीतर उत्पादित अंतिम माल और सेवाओं का कुल मूल्य घरेलू आय कहलाता है। तो इसका सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार को निषिद्ध करता है? तो ऑप्शन आपके सामने इसके 15वां अनुच्छेद, 16वां अनुच्छेद, 17वां या 14वां अनुच्छेद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी आंसर करेंगे। आपका लास्ट एग्जाम 12 मार्च को है। कब? 12 मार्च को एग्जाम समाप्त हो जाएंगे आपकी, 12 मार्च को। तो इसीलिए इस सेशन को एंड तक जरूर देखना, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम 12 मार्च वाले एग्जाम के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, सी आंसर। सी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, दर्शना जावेरी को किस नृत्य शैली के लिए पद्म श्री प्राप्त हुआ था? दर्शना जावेरी कौन? दर्शना जावेरी को किस नृत्य शैली के लिए पद्म श्री प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन है मणिपुरी, कथकली, लावणी या कथक। तो इसका आंसर तो फटाफट क्या आंसर हो जाएगा? ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। दर्शना जावेरी को मणिपुरी नृत्य शैली के लिए पद्म श्री प्राप्त हुआ था। तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, केवल रिक्त स्थान वर्ष से अधिक की आयु के भारतीय नागरिक ही किसी राज्य के राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के पात्र होते। तो राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो ऑप्शन है 28 वर्ष, 40 वर्ष, 35 वर्ष, 25 वर्ष। तो राज्यपाल पद के लिए नियुक्त होने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? यह क्वेश्चन घुमा के पूछा जाएगा आपसे, ऐसा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, 35 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 35
और एस होनी चाहिए। तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लाल बाल पाल में से एक थे? तो इनमें से कौन सा भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लाल बाल पाल में से एक थे? तो ऑप्शन है चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए, किसी का भी आंसर गलत नहीं आना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी आंसर करेंगे। और इसका आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, बी भी आंसर आ रहा है और डी भी आंसर आ रहा है। ऐसे नहीं चलेगा भाई। सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। और जिसने भी बी आंसर किया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। ये लाल बाल पाल में से एक थे। तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी वालों का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग 75% जनसंख्या पर निर्भर थी। तो स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग 75% कितनी? 75% जनसंख्या किस पर निर्भर थी? तो सेवा पर, कृषि पर, खनन पर या विनिर्माण पर? तो 75% जनसंख्या किस पर निर्भर थी स्वतंत्रता के समय? और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया इसका। बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने। कृषि पर निर्भर थी। किस पर? कृषि पर निर्भर थी। स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग 75% जनसंख्या किस पर निर्भर थी? कृषि पर। तो इसका बी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, वह प्रजाति जो खाली व नग्न क्षेत्र पर रिक्त स्थान करती है मूल अन्वेषक प्रजाति कहलाती है। तो ऑप्शन है छोड़ती है, बचती है, आक्रमण करती है, अंदर रहती है। तो वह प्रजाति जो खाली व नग्न क्षेत्र पर आक्रमण करती है, क्या करती है? आक्रमण करती है। आक्रमण करती है, मूल अन्वेषक प्रजाति कहलाती। क्या कहलाती है? मूल अन्वेषक प्रजाति कहलाती है। वह प्रजाति जो खाली व नग्न क्षेत्र पर आक्रमण करती है वह क्या कहलाती है? मूल अन्वेषक प्रजाति कहलाती है। तो याद रखना इसको। सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक 2021 के संदर्भ में भारत की रैंक क्या थी? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मानव विकास सूचकांक 2021 के संदर्भ में भारत की रैंक क्या थी? तो ऑप्शन 132, 124, 154, 112। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? तो कौन सी रैंक थी? सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया इसका। ए आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। 132वीं कौन सी रैंक थी? 132वीं रैंक थी। मानव विकास सूचकांक 2021 के संदर्भ में भारत की कौन सी रैंक थी? 132वीं रैंक। तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने। बहुत ही शानदार दोस्तों, बढ़िया, बहुत ही लाजवाब। आपकी तैयारी काफी अच्छी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन है तेजमापी, हाइड्रोमीटर, आर्द्रता मापी, वायु वेग मापी। तो निम्नलिखित में से इनमें से किस उपकरण का उपयोग हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्द्रता मापी। आर्द्रता मापी का उपयोग हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। तो सी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को 2019 में पारित किया गया था। तो किसे 2019 को पारित किया गया था? और इसके फलस्वरूप भारत के प्रधानमंत्री और अन्य पूर्व प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा प्रतिबंधित कर दी गई थी। तो ऑप्शन आपके सामने, सुरक्षा संरक्षण समूह संशोधन अधिनियम 2019, विशेष सुरक्षा समूह संशोधन अधिनियम 2019, आकस्मिक संरक्षण समूह संशोधन 2000 अधिनियम 2019, विशेष प्रोटोकॉल समूह संशोधन अधिनियम 2019। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल
राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन है वनोन्मूलन, अपशिष्ट प्रबंधन, राज्यों का केंद्रीकरण, गरीबी उन्मूलन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट में देना है। किस में देना है? कमेंट में देना है। भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आज का ये सेशन आपको पसंद आया हो तो सेशन को एक बार लाइक जरूर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।